नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर हम लोग बात करते आए हैं। और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे LLB 3 ईयर कोर्स में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जो 5वां पेपर है, पेपर कोड L105 भारतीय न्याय संहिता का जो पहला हिस्सा है, BNS का जो पहला हिस्सा है, उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। और चूंकि एक गौरव की बात यह भी है कि अभी तक ये जो पेपर होता था लॉ ऑफ क्राइम्स का हुआ करता था और इंडियन पिनल कोड 1860 उसमें पूछा जाया करता था। पहला बैच आपका है जो पहली बार BNS का पेपर देने LLB 3 ईयर्स कोर्स में जा रहा है, तो ये गौरव की बात है, विशेष बात है। हम लोग पहले एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में जो पहली यूनिट है आपकी, उसमें सिलेबस लगभग एक जैसा ही है। सिलेबस अगर पिछले बरस की तुलना में कहें तो सिलेबस एक जैसा ही है, सेक्शंस बदले हुए हैं, कुछ एक नई चीज़ें भी इंसर्ट की गई हैं। पहली यूनिट में इंट्रोडक्शन टू सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है एंड इट्स बेसिक्स एंड पनिशमेंट है, जिसमें आपको ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया पढ़ना है, मेंस रिया के विषय पढ़ना है, मीनिंग क्या होता है मेंस रिया का, मतलब दुराशय का, कंसेप्ट एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी है, क्राइम का मीनिंग, कंसेप्ट, एलिमेंट, इंपॉर्टेंस को लेकर के है, क्राइम के स्टेजेस को लेकर के है कि एक अपराध को गठित करने के जो विभिन्न चरण है, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, बड़ा सवाल आता है। स्टेजेस ऑफ कमीशन ऑन क्राइम एंड थ्योरीज ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम करके सवाल आपसे पूछा जाता रहा है। और उसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध जिसको बोलते हैं, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो छोटे अपराध हैं, और आप जब उसको जनरल एक्सेप्शन में देखते हैं तो वहाँ पर एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म की चीज़ मिलती है। तो उसके बाद आप आगे बढ़िए तो आपके पास क्राइम ऑफ टेररिज्म और टेररिस्ट एक्ट है, सेक्शन 113 नई चीज़ आई है। पनिशमेंट की डेफिनेशन, काइंड्स एंड थ्योरीज है, ये चौथी यूनिट में हुआ करता था, ये आपकी पहली यूनिट में है, जिसमें आपको पनिशमेंट की जो वेरियस थ्योरीज हैं, डिटरेंट थ्योरी है, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, इस प्रकार से थ्योरीज हैं। और उसके जो काइंड्स हैं, काइंड्स में आप फाइन पढ़ते हैं, आप इम्प्रिजनमेंट पढ़ते हैं, आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट पढ़ते हैं। इम्प्रिजनमेंट के अंदर भी दो चीज़ें हैं, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है और रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आप पढ़ते हैं, एकांत परिरोध। और एक जो नई चीज़ जुड़ी है, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस मतलब सामुदायिक सेवा। दूसरी यूनिट जनरल एक्सेप्शन की है, पहले भी ये हुआ करती थी, इसमें प्राइवेट डिफेंस भी अलग से दिया हुआ है। जनरल एक्सेप्शन का मीनिंग, नेचर, स्कोप और एप्लीकेबिलिटी को लेकर के आपको पढ़ना होता है। एक्सक्लूजिबल ऑफेंस मींस स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो 14 से लेकर के 33 तक है। प्राइवेट डिफेंस मीनिंग, ऑब्जेक्ट, सिग्निफिकेंस, अपने जो स्वयं के बचाव का जो अधिकार है, बचाव का अधिकार है, आपके ऊपर कोई हमला हो रहा है तो आप कितना बल का प्रयोग करेंगे, कितना बल युक्तियुक्त कहा जाएगा, कितना बल अप्रोप्रिएट कहा जाएगा, उस प्रकार से चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। उसके बाद प्राइवेट डिफेंस में पहले प्राइवेट डिफेंस हुआ करता था 96 से 106 तक, और उसमें दो चीज़ें बहुत पूछी जाती थी कि कब आप अपनी स्वयं की जान को बचाने के लिए और किस स्थिति में आप अपनी संपत्ति को बचाने के लिए किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस के दौरान कब आप अपना बचाव करने के दौरान अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करते हुए अपनी जान के लिए और अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कब आप सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं, इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जाता था। 34 से 44 तक है जस्टिसिएबल ऑफेंसेज, स्टैट्यूटरी प्रोविजन उसको लेकर के है। यूनिट 3 जनरल एक्सप्लेनेशंस को लेकर के, और जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और अगेंस्ट स्टेट है, सेडिशन वगैरह पहले आप पढ़ा करते थे, तो जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं कुछ जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को कहें कि लोक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए भंग ना करने वाले प्रावधान है, और जो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेज हैं उनको लेकर के। ग्रुप लायबिलिटी, ज्वाइंट लायबिलिटी, सामूहिक दायित्व जिसको बोलते हैं। ग्रुप लायबिलिटी, ज्वाइंट लायबिलिटी, कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है, एक समान आशय का मतलब क्या होता है, सेम इंटेंशन लिखा होता है, कभी कभी सिमिलर इंटेंशन लिखा होता है, सब में अंतर है, थोड़ा समझना है। सेक्शन 3 क्लॉज 5 to 9 अनलॉफुल असेंबली का मतलब क्या होता है, 189 कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, आपसे खूब पूछा जाता रहा है। कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट का संबंध है, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट का अंतर। महबूब शाह अली या महबूब अली शाह वर्सेज एम्परर का केस पूछा जाता रहा है। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज एम्परर का केस पूछा जाता रहा है। शंकरी टोला पोस्ट ऑफिस मर्डर केस भी बोलते हैं उसको। राइटिंग है, वो 191 में, एफरे है 194 में। प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स है 196 में। आप कुछ ऐसा सामग्री छाप रहे हो, बना रहे हो, बांट रहे हो, पर्चे वितरण कर रहे हो, पोस्टर लगा रहे हो, चिपका रहे हो, होर्डिंग लगा रहे हो, या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो दो समुदायों के बीच में, दो समूहों के बीच में एनिमिटी को, शत्रुता को बढ़ावा दे रहा है, इस प्रकार से काम जो 196 के अंतर्गत है। और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अगर आप कुछ ठेस पहुंचा रहे हो, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को, 152 में है वो। यूनिट 4 में आपके पास दो बड़े टॉपिक हैं। एबेटमेंट है 45 से 57 तक है, पहले ये 107 में हुआ करता था, 108, 109 तक।
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अभी सेक्शन 61 में है, पहले 120 ए भी आपको पढ़ना होता था। पब्लिक न्यूसेंस 270 में है और रैश ड्राइविंग 281 में है। रैश ड्राइविंग पहली बार इस तरीके से सिलेबस में बड़ा लिख करके आ रहा है, नहीं तो रैश और जो नेग्लिजेंट ड्राइविंग वगैरह ये सब बड़े छोटे अपराध माने जाते थे, या कहें कि उसको कहीं पर छोटे जगह पर आपके सिलेबस में जगह मिली हुई थी, इतना बड़ा अलग से नहीं लिखा होता। अब अगर हम सवालों की बात कर ले तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि चूंकि जो आपका जो पैटर्न था पहले का वो लॉ ऑफ क्राइम्स का था, और लॉ ऑफ क्राइम्स का जो पैटर्न था, लॉ ऑफ क्राइम्स में इंडियन पिनल कोड का जो पैटर्न था 1860 वाला, 1860 से लेकर के और जो इधर बीएनएस तक ये जो एक सफर रहा है, जो यात्रा रही है, मैंने ये ऑनर्स के लिए भी ये चीज कही कि आप एक सवाल निबंधात्मक इस किस्म का भी थोड़ा सा सोच के रखिए कि इस प्रकार का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है जिसमें आपको इंडियन पिनल कोड 1860 से भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो यात्रा रही है उसमें कैसे आईपीसी में क्या चीजें नहीं थी, या कहें कि आईपीसी में क्या चीजें और जोड़ी गई, आईपीसी को कैसे और बेहतर बनाया गया। जैसे उसका जब आप नाम पढ़ते हैं तो उसका नाम आप पढ़ते हैं कि इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता, और ये है भारतीय न्याय संहिता। तो वो सुनने में ऐसा लगता है कि वो अंग्रेजों ने 1860 में भारतीयों को दंड देने के लिए वो बनाया था। वो जब आप पढ़ें उसके प्रावधान देखें तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने, जो उस समय के हम ब्रिटिश इंडिया के अधीन लोग थे, हमको केवल दंड देने के लिए वो व्यवस्था की गई थी। भारतीय दंड संहिता वो होना चाहिए था भारतीयों को दंड संहिता। खैर, अभी जो ये नया वाला कानून आया इसमें न्याय संहिता की बात की गई है, न्याय प्रदान करने की बात की गई है, भारतीय न्याय संहिता। तो कैसे दंड से न्याय वाला जो रास्ता है, सफर है, ये आपको एक बार थोड़ा सा निबंधात्मक किस्म का देखना है। इस प्रकार से एक सवाल की उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहां से आपको 2-3 टॉपिक बहुत जरूरी है। एक तो आपको पढ़ने हैं क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम क्या होते हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जो एक अपराध को गठित करने के लिए जरूरी होते हैं। मेंस रिया की क्या भूमिका है, एक्टस रिया की क्या भूमिका है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए या इंजरी डैमेज किस प्रकार से होता है। तो आपको क्राइम के एलिमेंट्स कायदे से देखने हैं, और साथ ही साथ आपको क्राइम के स्टेजेस भी कायदे से देखने हैं। मोटिव का मतलब क्या होता है, इंटेंशन का मतलब क्या होता है, कई बार तो मोटिव इंटेंशन के बीच में अंतर पूछा गया है। तो क्राइम के एलिमेंट, और क्राइम के एलिमेंट जब आप देख रहे हैं थ्योरीज भी वहां पर है। जब आप अटेम्प्ट पढ़ते हैं तो अटेम्प्ट की थ्योरीज वहां पर है। इम्पॉसिबल अटेम्प्ट क्या मतलब होता है। तो आप दो चीजें खूब कायदे से पढ़ लीजिएगा, क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट और क्राइम के जो स्टेजेस हैं वो। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो आपके लिए जो जरूरी चीज है वो पनिशमेंट की डेफिनेशन, पनिशमेंट के काइंड, जो थ्योरीज हैं उसके। पनिशमेंट की डेफिनेशन तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या है पनिशमेंट। और हम लोगों ने शुरुआत में वीडियो के कहा कि उसकी थ्योरीज खूब पूछी जाती है। सुधारात्मक थ्योरी, रिफॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, रेट्रीब्यूटिव प्रतिशोधात्मक का मतलब क्या होता है, डिटरेंट थ्योरी का मतलब क्या होता है, एक्सपायटरी करके थ्योरी है वो भी है। पनिशमेंट के काइंड्स, अच्छा ये भी देखिएगा कि जो आईपीसी में पनिशमेंट के काइंड्स थे उससे और जो बीएनएस में पनिशमेंट के काइंड्स है उसमें क्या परिवर्तन है, क्या अंतर है, क्या बदलाव है, क्या नई चीज जोड़ी गई है, या क्या कुछ कम किया गया है। इतनी चीज आपको पहली यूनिट से कम देखनी है। जनरल एक्सेप्शन में आइए सेकंड यूनिट में, तो वहां पर प्राइवेट डिफेंस आपके लिए बड़ा टॉपिक रहा है। और प्राइवेट डिफेंस इस प्रकार से रहा है बड़ा टॉपिक कि आप कभी भी पेपर उठा करके देखिए तो चाहे वो प्राइवेट डिफेंस सामान्य पूछ लिया गया आपसे कि प्राइवेट डिफेंस का विषय बताओ, या कभी पूछा गया कि प्राइवेट डिफेंस बताओ कि कब अपने स्वयं की जान को, मतलब खुद की लाइफ को बचाने के लिए कब आप सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हो, या आपके पास क्या अधिकार है। तो उसमें लिखा हुआ है जब भी संकट आसन्न हो। आसन्न का मतलब कि एकदम ये हो कि अब सामने वाले ने हमको कोई मौका नहीं दिया है बचने का, अब मृत्यु निश्चित है, तो उसी समय आपको प्राइवेट डिफेंस यूज करना है और आप उसमें सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाले का जो तरीका है आपके ऊपर हमला करने का है, जिस तरीके से वो आपको ललकार रहा है, जिस तरीके से आपको चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है, वो इस प्रकार से है कि आप चाहें तो उसको थोड़ा सा बल प्रयोग करके आप अपने आप को बचा सकते हैं, आप अपने आप को किनारे कर सकते हैं, आप थाने पुलिस की मदद ले सकते हैं, या आप कुछ और व्यवस्था अपनी कर सकते हैं। उस स्थिति में आपको उसकी डेथ कॉज नहीं करनी है। तो मतलब आपको एक युक्त बल लगा करके, अप्रोप्रिएट बल लगा करके, अप्रोप्रिएट फोर्स यूज करके बस उसको जस्ट सेट असाइड कर देना है। आप उसको बस उस खतरे को किनारे कर देना है जो आसन्न संकट है, चाहे वो आपकी संपत्ति का हो, चाहे वो आपके ऊपर हो। लेकिन सामने वाला इस माहौल में है, इस मूड में है कि वो आप मृत्यु कारित कर ही देगा अगर आप अपना बचाव नहीं करेंगे तो उस समय आप चाहें तो उसकी मृत्यु कारित, चाहे मतलब इस अधिकार का प्रयोग करते हुए। वो छोटा बच्चा आपके ऊपर छोटा सा कोई चाकू दिखा रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा,
अब उसमें आप उसकी डेथ नहीं कॉज कर सकते। तो प्राइवेट डिफेंस को खूब कायदे से पढ़ने की जरूरत है, प्राइवेट डिफेंस के केस लॉज को पढ़ने की जरूरत है, इलस्ट्रेशंस को पढ़ने की जरूरत है। यहां पे आपके लिए नेसेसिटी भी जरूरी है। नेसेसिटी में आर वर्सेस डडले एंड स्टीफेंस का केस आपके लिए जरूरी है। मैग्नेटन रूल आपके लिए जरूरी है। इंसैनिटी जरूर पढ़िएगा। इंसैनिटी में लीगल इंसैनिटी, मेडिकल इंसैनिटी में अंतर देख लीजिएगा कि अंतर क्या है, मैग्नेटन रूल का मतलब क्या होता है। तो जनरल एक्सेप्शंस में यहाँ पे आपको ये चीजें मिलेंगी। कुछ चीजें जो छोटी छोटी इसमें नई जुड़ी हैं, एक्सक्यूजेबल ऑफेंसेज हैं, जस्टिसिएबल ऑफेंसेज हैं। इसका मतलब क्या है, इसके स्टेट्यूटरी प्रोविजन 14 से 33, 34 से 44, एक जनरल ओवरव्यू ले लीजिएगा कि एक्सक्यूजेबल ऑफेंसेज या जो जस्टिफिएबल ऑफेंसेज लिखा हुआ है, इसके स्टेट्यूटरी प्रोविजन जो 14 से 33, 34 से 44 है, इसमें क्या क्या मुख्यतया सैलेंट फीचर के तौर पर इसको थोड़ा सा पढ़ करके सरसरी निगाह से चले जाइएगा। तीसरी यूनिट में आ जाइए। तो ज्वाइंट लायबिलिटी का मतलब, ग्रुप लायबिलिटी का मतलब क्या है। ग्रुप लायबिलिटी शब्द इस सिलेबस में पहली बार यूज हुआ है। पहले ज्वाइंट लायबिलिटी ही लिखा होता था, पहले 34 149 हुआ करता था। ज्वाइंट लायबिलिटी का मतलब क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है। 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी मिलकर के जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और पहले से उनका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है कि चलना है, ये काम करना है। अब उसमें एक आदमी बैठक में तो साथ में था, वहां जब गया तो उसको लगा ये ठीक नहीं है, मैं नीचे रुक जाता हूं, मैं यहीं पर वेट कर लेता हूं, ये लोग आएंगे, मैं इनके साथ चला जाऊंगा, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। तो क्या उसको भी वही सजा मिलेगी अगर वो सारे लोग पकड़े गए, उनका ट्रायल हुआ तो क्या उसका भी विचारण उसी धारा में होगा जो नीचे खड़ा रह गया है। बहरहाल वो उसके भी माइंड का मीटिंग इन लोगों के साथ हुआ है। इलस्ट्रेशन खूब पूछे जाते हैं। ग्रुप लायबिलिटी, ज्वाइंट लायबिलिटी का मतलब समझ लीजिएगा। कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब समझ लीजिएगा कि समान आशय का और समान विषय वस्तु का क्या मतलब है। कॉमन इंटेंशन का, कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। कब कहा जाएगा कि 4-6 लोगों का एक जो कॉमन इंटेंशन है, 10 लोग एक कमरे में बैठ रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो हम चल के फलाने का पुतला फूंक देते हैं, फलाने का ये कार्यक्रम कर देते हैं, जो किसी भी प्रकार का जो वैध चीज नहीं है, वो सही चीज नहीं है। तो वो कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है। या 10 लोग फूंक रहे हैं, 11वां आदमी है, उसने कहा भाई 10 तो मेरे जानने वाले हैं, वो वहीं पर रुक गया, खड़ा हो गया, वो भी उसी में हल्ला मचाने लगा। तो क्या उसका वो कॉमन इंटेंशन था या नहीं था। इस प्रकार के इलस्ट्रेशंस को समझ लीजिएगा। आगे बढ़े अगर, तो तीसरी यूनिट में आगे बढ़े तो जो ये यूनिटी इंटीग्रिटी वाली बात है कि भारतवर्ष की एकता, अखंडता, संप्रभुता के विरोध में कुछ ऐसा काम करना, तो उसकी पहली चीज तो परिभाषा तय कर दी गई है। उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, ड्रास्टिक चेंज बोलेंगे। आप उसको जरूर पढ़िएगा। और अगर आप ये पढ़ पा रहे हो, ये सवाल पढ़ना चाह रहे हो, पढ़ने की इच्छा हो, तो आप उसको जरूर 124 राजद्रोह सेडिशन से तुलना करके पढ़िएगा, ताकि उसमें पता चले कि 124 राजद्रोह वाले में और 152 में एक्ट इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया में अंतर क्या, परिवर्तन क्या, बदलाव क्या आया है। इस प्रकार से पढ़िएगा। उसके बाद यूनिट 4 में हमेशा से एक ट्रेंड रहा, आईपीसी का जब सिलेबस रहा, लॉ ऑफ क्राइम्स वाली बात जब हम लोग कर रहे थे, तो उसमें भी हमेशा से 2 चीजें पूछी जाती रही, हमेशा पूछी गई वो चीज। अबेटमेंट किसी ना किसी तरह के तरीके से पूछा गया। अबेटमेंट का मतलब क्या है, अबेटमेंट का तरीका क्या है, इंड्यूस करने का मतलब क्या होता है, अबेटर कौन होता है। और एक जो बड़ी मुख्य चीज उसमें पूछी गई, अबेटमेंट मतलब दुष्प्रेरण। मैंने आपसे कहा कि जाओ फला को 2 थप्पड़ मार करके आओ, आप नहीं जाना चाहते थे, मैंने आपको इंड्यूस किया कि जाओ 2 थप्पड़ मार करके आओ, आप 2 थप्पड़ मार करके आए, मैं अबेटर हूं, अबेटमेंट का काम हो गया, कार्यक्रम अबेटमेंट का संपन्न हो गया। लेकिन सवाल ये भी पूछा जाता रहा है कि मैंने कहा कि जाओ 2 थप्पड़ मार करके आओ, आप गए वहां पर, उसको 2 थप्पड़ के बजाय उसके हाथ पैर आप तोड़ दिए, उसके हाथ पैर आपने तोड़ दिए। अब इसमें मेरी क्या भूमिका रहेगी, मुझे किस अपराध की सजा मिलेगी। जो जा रहा है 2 थप्पड़ के बजाय उसके हाथ पैर तोड़ करके आ रहा है, क्योंकि उसका भी कुछ पुराना मामला, उससे विवाद था, तो मुझे सजा क्या मिलेगी, उसको सजा क्या मिलेगी, और ये कृत्य जो है ये क्या माना जाएगा कि मैंने अबेटमेंट 2 थप्पड़ के लिए किया था, या मैंने अबेटमेंट उसका हाथ पैर तोड़ने के लिए किया था, या उसका जो मोटिव इंटेंशन था कि हाँ इनके कंधे पर रख के बंदूक चला दें। तो इस प्रकार से चीजों का अबेटमेंट को समझ लीजिएगा कि जब एक्ट डन जो है वो अदर देन एक्ट अबेटेड है, जो एक्ट डन है वो अदर देन एक्ट अबेटेड बाय मी है, अदर देन एक्ट अबेटेड बाय एनीवन है। तो अबेटमेंट को थोड़ा सा आगे भी पढ़ लीजिएगा, बस केवल अबेटमेंट पढ़ करके मत भागिएगा। दूसरी चीज बड़ी वहां पर आपके लिए जरूरी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या है। आपराधिक षड्यंत्र, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब कोई इलीगल काम करते हैं या लीगल काम को इलीगल तरीके से करते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में समझौता करते हैं, बातचीत करते हैं, एक विषय पर आते हैं, हाँ भैया ऐसा करना है, काम वो इलीगल है या वो लीगल काम है, वो इलीगल तरीके से करना चाह रहे हैं, उनका जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो इलीगल है, अवैध तरीका है, इसको कहा जाएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर खूब ये चर्चित धारा है, खूब सुना होगा आपने 120B, खूब सुना होगा आपने,
कि 120 बी भी लगा है। 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र बहुत चर्चित धारा हुआ करती थी, अभी भी है सेक्शन 61 में। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब आपको समझना है कि क्या मतलब होता है। खूब इलस्ट्रेशन वहां पर देख लीजिएगा, 1 2 3 जो भी आप पढ़ पाइए इलस्ट्रेशन जरूर पढ़िएगा। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर जो लीडिंग केस लॉज है, ऊपर इंटेंशन पे आर वर्सेस टॉल्सन का लीडिंग केस लॉ है। इंटेंशन पे और कई सारे सवाल है और कई सारे वो हैं केस लॉज है, उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद जो आखिरी चीज बचती है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब क्या होता है, आप जिस समय एग्जाम देने आते हैं, क्लास में बैठते हैं, उस समय भी आपने सुना होगा इन्विजिलेटर आपसे कहते हैं कि न्यूसेंस क्रिएट मत करिए। तो न्यूसेंस का मतलब सामान्य अर्थों में कहें तो जो एक बनी बनाई व्यवस्था है उसमें विघ्न डालना। रोड पे ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपने ला करके बीच में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। आपने बीचों बीच में ला करके रोड पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। अब गाड़ी चलते चलते बंद हो गई, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, वो अलग बात है, गाड़ी पंचर हो गई, वो अलग बात है। लेकिन आपने जानबूझ करके गाड़ी वहीं पर ला करके बीच में लगा दी ताकि ट्रैफिक रुक जाए, समस्या हो जाए, हो गया पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट। आपके घर के सामने से एक नाली का रास्ता, पानी का रास्ता, ड्रेनेज का रास्ता जा रहा है, उसी रास्ते सबका पानी जाता है, आपने उसमें कूड़ा करकट भर दिया जानबूझ करके, इंटेंशनली कि पानी लोगों के घरों में भर जाए, न्यूसेंस क्रिएट कर दिया आपने। तो पब्लिक न्यूसेंस का मतलब क्या है, कब कहा जाएगा कि ये लोक प्रताप है, कब ये कहा जाएगा कि आपने अगेंस्ट पब्लिक ये न्यूसेंस क्रिएट कर दिया। तो पब्लिक न्यूसेंस का मतलब क्या है, उसके प्रावधानों को लेकर के आप स्पष्ट हो लीजिएगा। और मैं फिर से पहली यूनिट पर जाऊंगा, मैं कहूंगा कि मोटिव हुआ, इंटेंशन हुआ, अटेम्प्ट की थ्योरीज हुई, प्रिपरेशन का मतलब क्या हुआ। कई बार से सवाल इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि उन अपराधों के विषय में बताइए जो केवल तैयारी के स्तर पर ही दंड जिसका हो सकता है, मिल सकता है। अब अगर मैं केवल अकेले बैठ करके इस कमरे में सोच रहा हूं कि कल मैं चल करके ये कर दूंगा, कल मैं ये चल करके वहां पर फला जगह पर ये अपराध कर दूंगा, तो क्या केवल सोचने के कारण मुझे इस चीज का दंड मिलेगा? लेकिन अगर हम 4 लोग बैठ करके यहां पर इस कमरे में प्लानिंग करें कि हम 4 लोग चल करके कल यहां पर ये व्यवस्था जो है उसको भंग कर देंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको फोड़ देंगे, इसको गिरा देंगे, इसको फूंक देंगे, जला देंगे, कुछ भी, तो वो जो 4 लोग बैठ करके प्लानिंग कर रहे हैं, क्या इस प्लानिंग के लेवल पर ही हमको सजा मिल सकती है, हम अपराध कर रहे हैं? या अटेम्प्ट को लेकर के आता है, सवाल पूछा जाता है कि एक व्यक्ति है स्टेशन पर जा रहा है अपना सामान लेकर के, पीछे से एक व्यक्ति आया, उसने उसकी जेब में हाथ डाला, चुपके से हाथ डाला तो जेब में कुछ नहीं निकला। तो उसने कहा भाई कुछ तो निकला नहीं, कुछ तो तुम्हारे पास था ही नहीं, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो क्या उसने जेब में हाथ डाली और उसके हाथ में उसको कुछ नहीं मिला, तो क्या उसने कोई अपराध नहीं किया? या उसने अटेम्प्ट टू थेफ्ट किया? क्योंकि अगर कुछ मिलता तब तो चोरी होती ना, तब तो लेकर के भागता ना। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाता रहा है कभी, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जो बैरेक्ट आप पढ़ रहे हो उस बैरेक्ट के नीचे जो इलस्ट्रेशंस लिखे हैं वो ऐवी नहीं लिखे हुए हैं कि ये बस उसको थोड़ा लंबा करने के लिए, लंदी करने के लिए, वो आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं। और कई बार ऐसी बहुत ऊपर की धाराएं इतनी दुरूह हैं, इतनी जटिल हैं, इतनी उसकी भाषा जटिल है, मतलब कहें तो उसमें टेक्निकलिटीज उसमें इतनी घुसे मतलब रख दी गई हैं, कर दी गई हैं कि आपको उस इलस्ट्रेशन का सहारा लेना ही पड़ता है। और इलस्ट्रेशन का सहारा लेना नहीं पड़ता, वो आपके लिए ही है, कोई सहारा लेने जैसी बात नहीं है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपका पेपर खूब बढ़िया हो। पहली बार आप पेपर देने जा रहे हैं, ये वाला भारतीय न्याय संहिता का आपका ऐतिहासिक बैच होगा। आप कहेंगे विश्वविद्यालय में पहला जो बैच था हमारा था जिसने ये पेपर दिया था। और बस ध्यान दीजिएगा, इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल को लेकर के चौंकिएगा नहीं, केस लॉज खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और जो लोग ये पेपर चूंकि सब पहली बार दे रहे हैं, और आप हो सकता है पहले भी आपने कोई कोडिफाइड लॉ का पेपर दिया हो जिसमें अपने केस लॉज लिखे हो, प्रयास ये करिएगा कि अपनी बात में आप 1 केस लॉ 2 केस लॉ लिखने का कम से कम प्रयास करिएगा। मैं बार बार कहता हूं केस लॉ में अगर आप पार्टीज का नाम भूल रहे हैं तो आप एक पार्टी का नाम लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि इन द केस ऑफ टॉल्सन, अगर आप भूल रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इन द केस ऑफ महबूब अली शाह। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपके नए वीडियो को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। जुड़े रहिए, धन्यवाद।